नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जनजातीय आंदोलन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, इस पर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पे जनजातीय आंदोलन पे सवाल ना बने। तो आज का हम लोग सेगमेंट पढ़ते हैं और इसमें देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर जनजातीय आंदोलन, कुछ बड़े बड़े जनजातीय आंदोलन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यद्यपि लगभग हम लोग देखेंगे सुरेश सिंह जिन्होंने जनजातीय आंदोलन पर काम किया, उन्होंने बताया है, उन्होंने जनजातीय आंदोलन के 3 चरण बताए हैं। एक 1795 से लेकर 1860 तक, दूसरा 1860 से लेकर 1920 तक और तीसरा 1920 के बाद। तो हम लोग देखेंगे और उन्होंने बताया कि लगभग 70 से जनजातीय आंदोलन तो बहुत अधिक हुए, लेकिन 70 जनजातीय आंदोलन जो देखिए जो थोड़ा सा जिनका महत्वपूर्ण है, उनमें भी हमको जो है पढ़ने केवल 20, 25, 30 के आसपास ही होते हैं। तो आइए हम लोग आज देखेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसमें, जैसे कौन सा आंदोलन कहाँ पर हुआ, उसका नेता कौन कौन है, और अगर किसी आंदोलन की कोई खास विशेषता है तो वही पढ़ा जाएगा। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन में तो सबसे पहले देखिए भाई, आपके सामने एक शब्द लिखा है जनजातीय। तो अगर हम लोग इसी में देखें तो जनजाति के बारे में सबसे देखिए कई बातें इसमें देखिए हमने पहले से पढ़ रखा है, उनको और भी नोट कर लें कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द, ये कुछ भी देखिए जनजाति के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द या आदिवासी जनजाति दोनों लिखा मिलता किताबों में। आदिवासी शब्द ठक्कर बप्पा ने दिया था। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, ठक्कर बप्पा ने दिया, इसीलिए इनको आदिवासियों का मसीहा, कहीं आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अगर हम देखें जब संविधान बन रहा था, देखिए तो संविधान निर्मात्री सभा में, जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्मात्री सभा में जयपाल सिंह देखिए सदस्य थे उसके। जयपाल सिंह ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। आदिवासी शब्द का प्रयोग, तो संविधान में इनके लिए सबसे पहली बार संविधान सभा में कौन प्रयोग कर रहे हैं? जयपाल सिंह कर रहे। पूछे इस तरह का सवाल। 1927 जो साइमन कमीशन एक्ट था भाई, देखिएगा साइमन कमीशन, 1927 के साइमन कमीशन में भी इनकी चर्चा थी। साइमन कमीशन में देखिए चर्चा हुई जनजातियों पर। 1935 के एक्ट में भी जनजातियों पर चर्चा है, मतलब इनके अधिकारों पर इनको लेके चर्चा है। तो ये थोड़ा सा जनजातियों पर हम लोग बेसिक देख रहे हैं, यानी कि सबसे पहली बार ठक्कर बप्पा ने इनके लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का उपयोग किया है, इसलिए इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। संविधान निर्मात्री सभा में जयपाल सिंह ने इनके लिए जनजाति या आदिवासी, कुछ भी दिखे दोनों में लिखा है, शब्द का उपयोग कर रहे हैं। 1927 के साइमन कमीशन ने भी इन पे चर्चा की है, और इनके अलावा 1935 के एक्ट में भी देखिए इनकी चर्चा हुई है। तो ये हम लोग देख रहे हैं जनजातीय आंदोलन में। केवल जनजातियों पर थोड़ा सा भी हमारा, अब अभी हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए जनजातियों को लेकर 1960 में कि एक चंद्रा समिति बनी है। देखिए भाई, चंद्रा समिति, इस समिति ने जनजातियों के बारे में बताया और यही से जनजातियों की परिभाषा, जनजाति किसे कहते हैं, निकलती। इन्होंने बताया है कि ऐसी किसी जाति को जनजाति कहेंगे जिनमें मिनिमम ये 5 विशेषता हों। हम सबको जनजाति नहीं कहेंगे, 5 विशेषता होंगी। तो ऐसे लोगों के समूह को हम लोग जनजाति के रूप में हम लोग उनकी संज्ञा देंगे। तो 5 में से पहली विशेषता देखिए भाई, आपका भौगोलिक पृथक्कीकरण। बहुत बड़ी बात सुनिएगा, भौगोलिक पृथक्कीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा, देखिए हम जनजातियों जब बात की जा रही है तो कहते हैं हम ऐसे लोगों का समूह जो कि आपका भौगोलिक रूप से पृथक्कीकरण, मतलब जैसे कि हम लोग मैदानी भागों में रहते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोग जो कि हम लोगों से दूर, हमारे भौगोलिक परिस्थितियों से दूर, हम लोग देखें तो कहाँ पर दूर, तो सके दुर्जन या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में,
ठीक है ना, आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास। तो इसका मतलब देखिए, पहली बात ये कि जो भीड़ भाड़ के इलाके से एकदम अलग, दुर्गम, दुर्जन, विषम भौगोलिक परिस्थितियां जहां हो, देखिएगा, यानी कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, ये देखिए समझिए बात को, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियां एकदम हमारी तरह ना, विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जो लोग निवास करते हों, तो पहली बात ये होना चाहिए कि ऐसे लोग विषम भौगोलिक परिस्थितियां, चाहे वो देखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में हो, पठारी क्षेत्रों में हो, चाहे रेगिस्तानी क्षेत्रों में हो, चाहे ऐसी जो भी क्षेत्र हो जो कि विषम दुर्गम परिस्थितियों में जो जनसमूह निवास करता हो, हम उसी पर ही बात कर सकते हैं। लेकिन इसी से केवल नहीं बनता है। दूसरा क्या है, देखिएगा भाई, उनकी आदिम विशेषताएं हों, मतलब उनकी विशेषताएं जो हों एकदम पुरानी हों, आदिम विशेषताएं हों, तो उनकी विशेषताएं जो है हम लोगों से अलग आदिम विशेषताएं हो, देखिएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके अपने खुद की तौर तरीके हो, उनके खुद की जीवन शैली हो, उनके कपड़े पहनने का रंग ढंग, भाषा, बोल चाल सब कुछ अलग हो, यानी विशेषताएं आदिम हो। अगला संस्कृति भी आदिम हो, संस्कृति भी आदिम हो, संस्कृति अलग से होनी चाहिए, अलग संस्कृति होनी चाहिए, यानी अलग संस्कृति, देखिए विशेषता तो जो है ही, अलग संस्कृति हो। अब जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो उनकी भाषा, उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत करने का तरीका, जीवन जीने की शैली, ये सब अलग होनी चाहिए। फोर्थ बात क्या है, आर्थिक पिछड़ापन हो, देखिएगा उनके अंदर। इसका मतलब ये होना चाहिए कि वो जो है उनमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक पिछड़ापन, बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे ना हो, सड़क, पेयजल, ध्यान रखिएगा, बिजली, इन जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो भौतिक आर्थिक सुविधाएं हों और चाहे वो आपका देख लीजिएगा आपका उनकी शैक्षणिक उनका स्तर हो, वो सब क्या हो, बहुत पिछड़ापन की स्थिति में हो। आप साक्षरता लेवल उनका जो है बहुत अच्छा ना हो। वहाँ पर जो है आपका जो भौगोलिक विशेषताएं, वहाँ की जो भौगोलिक भौतिक संरचनाएँ हैं, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य सुविधा, इन सब का अभाव हो, यानी वहाँ वो जो है आर्थिक पिछड़ापन के शिकार हों। और लास्ट में एक ये है कि बाहरी व्यक्तियों से संकोच करते हों, बाहरी व्यक्तियों से संकोच। तो जनजाति लोग बाहरी व्यक्तियों को दीकू कहते थे, बाहरी व्यक्तियों से संकोच। इसका मतलब बाहरी जब व्यक्ति की बात आ जाए, इसका मतलब समझना दीकू, तो ये लोग बाहरी व्यक्ति को दीकू कहते थे। तो इन्हें बाहरी व्यक्तियों से, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उनके क्षेत्र में जाता है तो वो उसको आसानी से एडाप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको इस बात का डर है कि उनके संस्कृति में, उनके कल्चर में, उनके जीवन शैली में, उनकी आर्थिक व्यवस्था में, उनके वन के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा, और इसीलिए उस बाहरी व्यक्तियों को आसानी से जो है स्वीकार नहीं करते हैं। उन बाहरी व्यक्तियों से मिलना, ठीक है, उनसे संबंध रखना, इन सब में संकोच करते हों। तो चंदा समिति ने बताया कि अगर ऐसी 5 कोई भी विशेषताएं होंगी तो उनको हम जनजाति जो है कहा जा सकता है। ध्यान लीजिएगा, तो ये हमको समझना चाहिए। और इसी तरह अगर हम लोग देखें तो ये जो जनजाति हैं, इनके बारे में संविधान की 5वीं अनुसूची में, संविधान की 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, संविधान की 5वीं अनुसूची में इनका उल्लेख है। कुल 461, अब ये संख्या बढ़ती रहती है, में से 424 अनुसूचित जनजाति, मतलब जो कि लिस्टेड हैं, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। कोई इनकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या आपका जनजाति के रूप में घोषित कर दे। तो आर्टिकल 341 में जब आप लोग संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे, आपका आर्टिकल 341 में आपका राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा दे। तो ये देखिए हमको समझना चाहिए।
क्योंकि हम तो ऐसे मैंने बेसिक बता दिया आपको, कभी जनजाति को कोई जनजाति की परिभाषा बताओ, तो अब आपके बाद यही बताना है आपका ऐसे लोगों का समूह जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अपनी आदिम विशेषताओं और आदिम संस्कृति के साथ आर्थिक पिछड़े स्वरूप के साथ रहते हैं और वो बाहरी व्यक्तियों से मिलने से संकोच करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के समूह को जनजाति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये एक ऐसी बातें रहेंगी देखिए जिस पे थोड़ा सा आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। चंदा समिति ने 1960 में बताया है, तो ये अगर आप उसका उल्लेख कर देंगे और अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसा परिभाषा इसी के ढंग से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने जनजातियों को, ये सब भूगोल में पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है। तो अब आइए हम लोग मेन आते हैं मेन टॉपिक पर। तो भारतीय जनजाति आंदोलन में इतिहास में काम किया है कुंवर सुरेश सिंह ने। देखिएगा कुंवर सुरेश सिंह, तो कुंवर सुरेश सिंह ने, इन्होंने जनजाति आंदोलन पे काम किया है। तो इन्होंने जनजाति आंदोलन के 3 चरण बताए हैं। जनजाति आंदोलन के 3 चरण, तो यही कभी पूछ सकता है कितने चरण बताए गए हैं, किसने बताया है? तो कुंवर सुरेश सिंह जी ने 3 चरण देखिए हैं। जो प्रथम चरण है, जो फर्स्ट चरण है, वो इनके हिसाब से 1795 से शुरू हुआ। 1768 में चुआर आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन तभी 1795 से लेकर 1860 तक, कोई बात नहीं, जो उन्होंने बताया हम पढ़ लेते हैं। द्वितीय चरण हम लोग देखेंगे, ये 1860 से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1920 तक है। और तृतीय चरण 1920 के बाद। तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि भारतीय जनजाति आंदोलन को किसने 3 चरणों में बांटा है आज के बाद। तो कौन हो जाएंगे भाई? कुंवर सिंह। तो कुंवर सुरेश सिंह के द्वारा देखिएगा भारतीय आंदोलन, जनजाति आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम चरण 1795 से लेकर 1860 तक। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपका कोल और संथाल जैसे बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह इसमें आएंगे। द्वितीय वाले में मुंडा जैसा बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह आ रहा है, और थर्ड वाले में तो ताना भगत, बहुत सारे विद्रोह हमारे सामने आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए भाई, अब हम लोग एक थोड़ा सा, मैंने कहा इसको पढ़ने के पहले बार बार थोड़ा देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, थोड़ा इनमें समय लेके पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये सब टॉपिक बार बार आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अब इम्पॉर्टेंट सेक्शन बन रहा है, क्योंकि अब वो मॉडर्न पे जो बेसिक सवाल आते थे वो लगभग अब ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए अब आप लोग, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक तो देखिए इसको पढ़ने के पहले जो मेरा अपना व्यू है, देखिए आपको बहुत क्लियर पता हो कौन से आंदोलन कहाँ हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, और इसको 2, 4, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, मैप बनाइए, जैसे करिए। एक तो स्टेट ही, आप अगर आपने इनका स्टेट जान लिया तो आपकी आधे सवाल सही हो जाते हैं। दूसरा, अगर इनका नेता जान लिया तो आपको समझिए 30-40% और हो गए, यानी कि 80% सवाल तो केवल मैप से खत्म हो जाएगा। केवल इनका नेता और इनका स्थान अगर आपने जान लिया, फिर उसके बाद की विशेषताएं, किसी में कोई विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा कि ये जो जनजाति लोग, मैंने कहा इनकी अपनी आदिम विशेषताएं हैं, आदिम संस्कृति है, तो ये विरोध कब करेंगे? देखिए, जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर प्रभाव जमाया, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ पर मैदानी भागों में तो कब्जा किया, शीघ्र के दौरान उन लोगों ने हमारे पहाड़ों पर भी कब्जा किया, हमारे रेगिस्तान में कब्जा किया, हर जगह पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जब ये पहाड़ियों की तरफ कब्जा करने गए, उसी क्रम में इनका सामना जनजातियों से भी हुआ, क्योंकि जनजातियों की अपनी परंपरागत विशेषताएं हैं। मतलब उनके एग्रीकल्चर, जैसे वो जंगल में को अपना अधिकार समझते थे, जंगल है, जल है, और वहाँ की जो जमीन है, वो सब को अपने आप को मालिक समझते थे। इसका मतलब वहाँ जंगल में जो भी लकड़ियाँ काटना उनका अपना अधिकार समझते थे, ताड़ी से शराब बनाना अपना अधिकार समझते थे, महुआ बिनना अपना अधिकार समझते थे, जंगल में जो भी चीज़ें थी वो सब वो पूरे जंगल को अपना समझते थे। ध्यान रखिएगा। और अब जब अंग्रेज आएंगे तो ये नए जंगल कानून लाएंगे, तो जब नए जंगल कानून होंगे तो जो जनजातियों के जो परंपरागत जंगलों के अधिकार हैं, दोनों में क्लैशेस होंगे, तो जनजातियां उन्हीं के क्रम में विरोध करेंगी। अब वो अंग्रेज उन जंगलों पे कब्जा करेंगे, और कब्जा करने के बाद उनको अपने जमींदारों को देंगे, साहूकारों ले लेंगे, ठेके पे महाजन ले लेंगे,
और इस तरह से देखिएगा पुलिस व्यवस्था से उस पर जो है जंगलों के संसाधनों का दोहन किया जाएगा, लकड़ियां काटी जाएंगी, सड़कें बनाई जाएंगी, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और इन सब का प्रहार किस पर होगा? जनजातियों पर होगा। इसलिए जनजाति इन सब के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। जनजातियों की अपनी खुद की शैली रहेगी। परंपरागत कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं, अंग्रेज उस पर रोक लगा देंगे। झूमिंग करने स्लैश एंड बर्न, यानी कि कहीं जाते थे उन्होंने पहले वहाँ के जंगल को काटा, वहाँ पर एग्रीकल्चर किया, फिर कुछ दिन वहाँ पर साल 2 साल रहे, फिर उसको छोड़ के कहीं बाहर चले गए, फिर वहाँ पर पुनः डेवलपमेंट हो गया। इस तरह से इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है या स्लैश एंड बर्न कृषि का कहा जाता है, काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। ऐसा नागालैंड की तरह बहुत फेमस था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जब वो झूमिंग कृषि पर अंग्रेज प्रतिबंध लगाएंगे, जनजाति विद्रोह करना शुरू कर देंगे। इनके क्षेत्र से रेलवे लाइन गुजरेंगी, विरोध करेंगे। सड़कें बनाई जाएंगी, विरोध कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ बांध और डैम बनेगा, इनका विरोध कर दिया जाएगा। जनजातियों के अंदर एक, जैसे मान लीजिए हम लोग जब पढ़ेंगे, जब पढ़ते हैं हम लोग, आपका संथाल जनजाति, उनमें खुट आपका एक व्यवस्था थी, खुटकट्टी व्यवस्था। मतलब उसमें क्या था कि भाई सब लोग सामूहिक कृषि करते थे, जो पैदा होता सबको देते थे। अब ये आएंगे सामूहिक कृषि को तोड़कर व्यक्तिगत कृषि को बढ़ावा दे देंगे, तो उसका विरोध किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जब जनजातियों के परंपरागत अधिकारों पर, उनके परंपरागत संस्कृतियों पर, ठीक है ना, उन सब पर प्रहार किया जाएगा, उनके जंगलों के अधिकार को रोका जाएगा, तो इस क्रम में उनके द्वारा या वहाँ जनजातीय क्षेत्रों में जो दीकू लोग जाएंगे, जैसे अब जमींदार गए, महाजन गए, साहूकार गए, उन्होंने जनजातियों को कम पैसे पर ऋण दिया, उनसे बेगारी करवाई, बिना पैसे के उनका शोषण किया, बिना काम के, बिना पैसे के उनसे काम करवाया, या उनको ऋण जाल में फंसा लिया। तो ऐसी तरह बाहरी लोगों द्वारा जब उनका शोषण किया जाएगा, पुलिस के द्वारा उनका शोषण किया जाएगा, उस क्रम में जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया जाएगा। तो जब हम लोग मेंस में पढ़ते हैं तो इसको बहुत अच्छे से कंप्लीटली देखते हैं। अभी चूंकि हम लोग का जो कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है, तो एक वो अलग पढ़ने का तरीका होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जनजातियाँ हैं तो ये सब जनजातीय आंदोलन के विरोध के कारण बनते हैं। यानी कि उनका जब शोषण शुरू होता है तब वो विरोध करेंगे, चाहे उनका शोषण जमींदार करे वहाँ के, चाहे महाजन करें, चाहे वहाँ के साहूकार करे, चाहे वहाँ की पुलिस व्यवस्था करे, या वहाँ अंग्रेज करे, उन सब के विरुद्ध ये आवाज़ उठाते हैं। तो इसी तरह यही आंदोलन जनजातीय आंदोलन के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन है, थोड़ा हम लोग उनको देखने का प्रयास करते हैं, जरा देखते हैं। तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण देखिए क्षेत्र, देखिए ये देखिए अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट हो गया पूरा, ये सिक्किम। अगर हम लोग देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, अब तो ये तेलंगाना, ये आपका आंध्रा, उड़ीसा, ये जम्मू, शिमला, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़। ये छोटे छोटे जो हम लोग देख रहे हैं, सब पढ़ा चुके, आप लोग जानते हैं सब। ये बिहार, झारखंड, ये सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल। तो देखिए, तो जो महत्वपूर्ण आंदोलन हो रहे हैं, हम लोग उनको देखने जा रहे हैं। देखिए जो एक महत्वपूर्ण, ये पश्चिम बंगाल है भाई। देखिए बंगाल में एक आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को हम लोग कहेंगे चुआर या भूमिज आंदोलन। ध्यान रखिए, पहले तो नाम जानिए। पहले आज के क्लास में तो हम लोग जो मेन हमें कि कोई बचना नहीं चाहिए, जो इम्पोर्टेंट, चुआर या भूमिज आंदोलन ये है कहाँ पर? देखिए भाई बंगाल में। क्या हुआ, कब हुआ, सब अलग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद देखिए झारखंड है आपके सामने, ये देखिए वाला झारखंड। सबसे ज़्यादा झारखंड में विद्रोह हुए, पूरा विद्रोह सबसे ज़्यादा झारखंड में विद्रोह हुए हैं। इसलिए हम झारखंड को देखिएगा, ये आगे बढ़ा के यहाँ रख लेते हैं। कौन कौन आंदोलन देखिए झारखंड में हो रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ नहीं रखते, और थोड़ा उधर रखते हैं झारखंड आंदोलन को। तो देखिए झारखंड में जो आंदोलन हो रहे हैं, अगर हम लोग उनको डिटेल में यहाँ ये ऐसे रखते हैं, यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं
कौन कौन आंदोलन है झारखंड में? तो देखिए सबसे पहले पहाड़िया आंदोलन, फिर तमाड़ आंदोलन, देखिएगा, उसके बाद फिर चेर आंदोलन, हो आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये क्रम से है पूरा, ये मुंडा विद्रोह, उसके बाद ताना भगत विद्रोह। ध्यान रखिए ये सारे विद्रोह जो है ये सब कहाँ हो रहे हैं भाई? तो झारखंड में हो रहे हैं। तो झारखंड के विद्रोह देखिए, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, चेर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। इनमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये 5 एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पढ़ना सभी जानना है, लेकिन ये एकदम एग्जाम के लिए और एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे जब हम लोग और देखेंगे, ये देखिए उड़ीसा है, तो उड़ीसा में आएंगे तो गंजाम, देखिएगा उड़ीसा में गंजाम है, विद्रोह है। उसके बाद आपका देखिए खोंड और सवार विद्रोह है। तो उड़ीसा में देखिए भाई हम लोग जब देखेंगे तो ये है, और इसके बाद जुआंग आंदोलन विद्रोह है, जुआंग, ये कहाँ हो जाएंगे भाई? देखिए ये उड़ीसा में हो जाएंगे, तो ये उड़ीसा है, और ये देखिए झारखंड है, और ये क्या था? बंगाल था। जो हमारे एग्जाम के लिए है उनको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग और देखें, ये राजस्थान, तो राजस्थान में एक ही आंदोलन है, उसको हम लोग कहेंगे भील आंदोलन, पढ़ेंगे। महाराष्ट्र देख लेते हैं, महाराष्ट्र में, सॉरी राजस्थान तो ऊपर है, गुजरात था। ये देखिए राजस्थान में हम लोग देखेंगे भील आंदोलन। गुजरात में नहीं, बस वही बाकी पढ़े हैं, बघेरा, मैंने कच्छ सबने पढ़ाया है, लेकिन वो सब ठीक है ना। महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में भील आंदोलन है, उसके साथ साथ रामौसी आंदोलन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रामौसी। तो भील विद्रोह और रामौसी विद्रोह हो जाएगा महाराष्ट्र में। कर्नाटक में देख लीजिए कि भाई कर्नाटक में भी एक विद्रोह है, उससे बड़ा नाम है आपका घरोड़ जी बाघ का विद्रोह, घरोड़ जी बाघ का विद्रोह। ये कहाँ पर है? तो कहिए ये कर्नाटक में, मैसूर में होता है, कर्नाटक में हो रहा है। उस तरह देखिए छत्तीसगढ़ है, देखिएगा छत्तीसगढ़ में हलबा विद्रोह, हलबा, ये हलबा विद्रोह कहाँ है भाई? तो छत्तीसगढ़ में है, तो हलबा विद्रोह छत्तीसगढ़ में हो गया। उस तरह देखिए महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में विद्रोह होता है, नए कदा विद्रोह। तो नए कदा विद्रोह, जो नए कदा विद्रोह है देखिएगा ये एमपी में भी है और आपका गुजरात में, दोनों जगह है। नए कदा विद्रोह, नए कदा विद्रोह, ये एमपी प्लस गुजरात दोनों जगह, ये देखिए। उसके बाद हम लोग अभी आंध्रा में देखेंगे, पहले उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं असम। तो असम में पहले देख लेते हैं विद्रोह में। असम सबसे पहले देखिए हो विद्रोह, अरे अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, फिर आका विद्रोह, यहाँ पर देखिए अहोम है, आका है, उसके बाद फिर सिंगफो है, सिंगफो, फिर खामती विद्रोह है असम में, आगे सिंटिंगो विद्रोह है। तो ये सब जनजातीय विद्रोह असम में है, देखिएगा ये सारे देखिए असम में है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये मणिपुर में देखते हैं। मणिपुर में 2 विद्रोह हैं, कुकी विद्रोह, ये देखिएगा कुकी विद्रोह, और प्लस आपका आगे हम लोग देखें कुकी विद्रोह के बाद एक है ये रानी गौडेल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी गौडेल्यू न्यूका विद्रोह, ये देखेंगे। ये देखिए मेघालय में खासी विद्रोह है,
त्रिपुरा, त्रिपुरा में त्रिपुरा विद्रोह है, ये देख रहे हैं। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट विद्रोह हमारे सामने आ रहे हैं। उसके देखिए हम लोग आंध्र प्रदेश देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो देखिए भाई आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, उसके बाद देखिए भाई कोया। तो आंध्र प्रदेश देखिए विशाखापत्तनम है, रंपा है, उसके बाद देखिए भाई रंपा विद्रोह है, रंपा, कोया, खोंडा कि भाई एक विद्रोह और है, उसका नाम था खोंडा डोरा विद्रोह, खोंडा डोरा, और लास्ट में चेंचू। ये देखिए इतने सारे विद्रोह हैं। देखिए पहले तो पहला तो काम आपको यही होना चाहिए कि आपको जो पहला उद्देश्य है, ये सारे विद्रोह किस किस राज्य में हैं, इस पर हमें खूब मेहनत करनी। एक राज्य हमको बड़ा क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए राज्य में। मतलब अगर हमारे सामने अगर आ जाए तो एकदम दिमाग में रहे कि जैसे विद्रोह आ जाए स्टेट हमारे सामने आना चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहले आप लोगों ने झारखंड देखिए, झारखंड में पहाड़िया है, तमाड़ है, चेर है, देखिए उसके बाद हो विद्रोह है, उन सब के बाद हम लोग देखें कोल है, संथाल है, मुंडा है, ताना भगत, एकदम क्रम से पता होने चाहिए। अगर हमारे सामने राजस्थान आ जाए तो भील, महाराष्ट्र आ जाए तो भील और आपका जो है रमोसी, दोनों विद्रोह हैं। नैकदा एमपी और गुजरात दोनों के बॉर्डर में। छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह, अजमेर सिंह ने विद्रोह किया था, वहां पर एक स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की थी, ध्यान रखिएगा। उस तरह हम लोग देखेंगे उड़ीसा में तो गंजाम है, विद्रोह है, खोंड विद्रोह है, चक्र बिसोई ने शुरू किया था, और उसके बाद आपका वहां पर एक विद्रोह और सवार विद्रोह भी रहेगा, देखिएगा तो वो आपका दंडसेना के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हम लोग देखेंगे तो कहाँ है, उड़ीसा में है। युआन जुआंग जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था युआन जुआंग आंदोलन। आंध्रा में विशाखापत्तनम में भी 3 लोग अलग अलग कारणों से विद्रोह करेंगे। इन सब के अलावा वहां पर देखिए रंपा है, कोया है, खोंडा डोरा है और चेंचू है, ये विद्रोह है। नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे हम लोग तो मणिपुर में कुकी है और रानी गडोलियू का बहुत बड़ा विद्रोह, जिसको रानी संघ जवाहरलाल नेहरू आजाद हिंद फौज अभी देखे हम लोग पढ़ेंगे। यद्यपि वहाँ के नेता का नाम था रोंगमुई जदुदांग, उन्हीं एक लड़की थी 17 साल की, इन्होंने विद्रोह किया था। सवर्ण आंदोलन का पार्ट बन जाती है बाद में आगे चलकर, ये हम लोग देखेंगे। आपका असम में अहोम विद्रोह है, आका विद्रोह है, देखिए भाई। उसके बाद आपका सिंटिंगो, उसके बाद सिंगफो विद्रोह है, खामती है, सिंटिंगो विद्रोह है। त्रिपुरा में त्रिपुरा विद्रोह कभी पूछा जाएगा, खांसी कभी पूछा नहीं जाता है। आप खुद समझ सकते, खांसी गारो खस जयंती, तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये देखिए आपका मेघालय में गारो खस जयंतियाँ हैं। कील नुमा, इसलिए यहाँ पर मानसून फंस के कैसे सर्वाधिक वर्षा करता है, उसका रीजन है यहाँ पे खांसी में कि ये खांसी की संरचना ऐसी है तो मानसून जाएगा फंस के ही खूब वर्षा करता है। सर्वाधिक वर्षा पूरे यहाँ पर खांसी में, मौसिन राम, चेरापूंजी यहीं पर है, ठीक है। तो ये सब देखते हैं हम लोग। तो ये कहने का मतलब ये कि पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सारे जो विद्रोह हैं इनको आप लोग 2-4 बार खुद मैपिंग करिए, हाँ बार बार लिखिए नाम, ताकि उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो एक तो पहले बात हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर विद्रोह को देख लें, ये जान लें। फिर देखिए इनकी एक टाइमिंग पे थोड़ा सा, अगर टाइमिंग पे आप बात करें तो उनको भी नोट कर सकते हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये पहाड़िया से, तो टाइमिंग अगर हम लोग इनकी नोट कर लीजिए भाई। पहाड़िया की सबसे पहले भाई 78 से 79, 1778 से 79, ये भाई देखिएगा 1795 से 1800, 1795 से 1800, तो देखिए सब ये 1800 से 1802 हो देख लेते हैं। चलिए ये 1831 से 48, ये 1855 से 56, ये 1895 से 1901, ये 1922, ये देखिए हो को देखे। तो ये सारे विद्रोह के हमको डेट एकदम अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई मतलब नहीं। बस इसमें देखिए बड़ा बताऊंगा जो एकदम निश्चित याद रखना है। 1820 से 37, इनमें आप चाहे ऊपर के सब भूल जाइए, पर इन 5 चारों की डेट क्लियर होनी चाहिए।
कोल, संथाल, मुंडा, ताना भगत, ये डेट एकदम क्लियर 1831 से लेकर 48 तक, वो 55 से 56 तक, 1895 से लेकर 1901 तक, वो 1922 तक। ये डेट एकदम क्लियर याद होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं कि याद नहीं है, समझिए कोई मतलब याद होना ही चाहिए। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, जिनकी डेट आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो हम लोग देख लेते हैं। उस तरह हम लोग भील को देखते हैं। भील आंदोलन को अगर हम लोग देखें तो भील आंदोलन को अगर हम लोग देख रहे हैं इनके डेट को, तो ये 1818 से लेकर 1921 तक है। देखिएगा 1818 से लेकर, तो ये देखिएगा 1818 से लेकर ये है, और ये 1921 तक चलेगा। 1818 से लेकर 21 तक, 1921 तक, तो ये लेकर ये 1921 तक। ये देखिए रामोसी को अगर हम लोग डेट देखें रामोसी का, तो ये 1820 से शुरू होता है रामोसी, 1822 से लेकर 1841 तक रामोसी, 1822 से 41 तक। इसको देखें तो ये 1804 में है, मैसूर में जो शुरू हुआ था। इन सब के अलावा हलबा विद्रोह देखते हैं हम लोग। ये देखिए, और देखिए यहाँ पर चुआर, ये देखिए 1700, चुआर विद्रोह जो है वो 1768 से 72 के बीच में है, 68 से 72 है, फिर 1779 से 1805 है। ये चुआर विद्रोह देखिए हो जाएगा बंगाल में। तो ये सारे विद्रोह हम लोग, अगर हम त्रिपुरा विद्रोह को देखें तो त्रिपुरा विद्रोह देखते हैं हम लोग 1863 में है। ये 1863 में त्रिपुरा विद्रोह है। कुकी विद्रोह को अगर हम लोग देखें, कुकी विद्रोह को, तो कुकी विद्रोह 1826 से लेकर 44 तक है, 1826 से 44। रानी गौडेलियो का विद्रोह अगर देखें तो ये 1917 से 31 तक, 1917 से 31 तक देखिए। इसके अलावा अहोम इसमें इंपॉर्टेंट है। अहोम 1820 से लेकर 37 तक और 28 से लेकर 33 तक। तो अहोम देखिए भाई 1828 से लेकर 33 तक। और खामती इंपॉर्टेंट, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। खामती 1839 से लेकर 1839 से लेकर 47 तक खामती ये विद्रोह हो जाएगा, 43 तक ये। और इसके बाद देखिए मणिपुर तो हो ही गया। खांसी विद्रोह देख लेते हैं हम लोग। खांसी विद्रोह जो है इसका समय 1829 से लेकर 33 तक, 1829 से लेकर 33 तक। ठीक, उन सब के अलावा फिर ये हम लोग इनमें देखते हैं। ये देखिए हलबा 1776 से 78 के बीच में हलबा विद्रोह था। उसके बाद गंजाम, खोंड और सवार, इनको देख लेते हैं भाई। तो गंजाम 1800 से लेकर 1805 तक। तो गंजाम जो है ये 1800 से लेकर 1805 तक है। उसके बाद सवार विद्रोह देख लेते हैं। खोंड सवार विद्रोह जो है वो 1837 से लेकर 1856 तक, 37 से लेकर 56 तक। युवांग जो विद्रोह है देख लीजिए, इसको अगर हम लोग देखें ये 1867 से 68 तक, 1867 से 68 तक। उस तरह हम लोग विशाखापत्तनम वाला अगर देखें, विशाखापत्तनम को अगर हम लोग देखते हैं तो वो है 1827 से 32 तक। ये देखिए 1827 से 32 तक। रंपा देखते हैं 1833, रंपा 1833। कोया 1879 से लेकर देख लेते हैं आपका 1924 तक, ये 1924 तक। खोंडा डोरा 1879 से लेकर देखिएगा आपका कोया सर, खोंडा डोरा 1900 तक। देखिए रंपा विद्रोह है 1879 से लेकर के, ये रंपा का है, ये 79 से लेकर विशाखापत्तनम, ये 1879 से लेकर 24 तक। और ये 1879 से लेकर देखिएगा ये है आपका 86 तक, ये 1886 तक। देखिए मैं इसलिए एक बार बस केवल रहे आपके पास मैटर, बाकी सब तो हम लोग अलग अलग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। वो तो केवल ये कि कभी रिवीजन करिए आप, तो आपके सामने कम से कम एक जगह लिखा मिल जाए 1900 तक, ये 1900।
और चेंचू 1920। तो ये देखिए, तो ये देखिए विद्रोह की थोड़ा सा टाइमिंग भी जान लीजिए। यानी कि पहली बात, विद्रोह किस राज्य में है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे सामने चेंचू आया तो आंध्र प्रदेश अपने आपने हो जाना चाहिए, हलबा छत्तीसगढ़, कोई नाम आए हो पश्चिम बंगाल, कोई भी नाम, भील राजस्थान या महाराष्ट्र, मिलाना रहेगा, कहाँ रहेगा। कोल आया आपका झारखंड, संथाल झारखंड, मुंडा झारखंड, ताना भगत झारखंड, कुछ भी आपका नाम आ रहा है। खांसी तो खांसी में है ही, अहोम असम में, खामती असम में, रानी गौडेलियो का विद्रोह मणिपुर में, कुछ भी अगर नाम आ रहा हमारे सामने तो वो स्टेट एकदम जबान में आने चाहिए। इतनी बढ़िया तैयारी इस टॉपिक पर मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हम लोग इसको पढ़ें, मैंने कहा कितना टाइम लगने दीजिए, लेकिन जब इसको हम लोग पढ़ें इतने अच्छे ढंग से पढ़ें कि इसको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यानी कि उनमें अगर हम लोग कहें आपसे कि आप कितने विद्रोह को मिनिमम पढ़ना, तो मेरे हिसाब से सब पढ़ने हैं एग्जाम को भैया आप लोग। लेकिन तब भी अगर आपको सिलेक्ट ही करने के बाद, नहीं सर बताइए सिलेक्ट करिए कौन कौन जरूर पढ़ने हैं, तो देखिए मेरे हिसाब से देखिए ये और ये 3 ये एकदम पढ़ने हैं। भील और रमोसी एकदम पढ़ना है। तो 4 और 2 6 पढ़ देखिए मेरे साथ, 1 2 एकदम पढ़ने हैं। रंपा, कोया, चेचू, ये 4 4 8, घोड़ा सवार 8 1 9, चुआर 10, अहोम 11, खामती 12, 13, 14, बहुत अगर आप करना चाहें 14 के बाद कुकी कर लीजिए 15। यानी कि बहुत अगर हम लोग अच्छे से मतलब एकदम लाइन टू लाइन, 15 विद्रोह तो हमको लाइन टू लाइन पता होने चाहिए। इनमें नेता कौन है, कौन कैसे है। तो आइए अब हम एक एक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से। तो हम लोग अब एक एक को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। घर में 2-4 बार मैपिंग करिएगा, तैयारी करिएगा, आसानी से सारे सवाल सही हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चुआर, या उसी को चुआड़ कहते हैं, या इसी को कहते हैं भूमिज विद्रोह। तो ये पश्चिम बंगाल में देखिए हो रहा है चुआड़ या भूमिज विद्रोह। ये जो चुआर है देखिए, ये बंगाली भाषा का शब्द है, चुआर विद्रोह। चुआड़ देखिए, चुआड़ ये है, ये बंगाली भाषा का शब्द है, बंगाली भाषा का शब्द। इसका अर्थ होता है असभ्य, तो इसका अर्थ होता है असभ्य। देखिए, तो चुआर विद्रोह या चुआड़ विद्रोह या उसी विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। तो ये विद्रोह देखिए जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये विद्रोह 2 स्टेप में हो रहा है। ये पहली बात, ये विद्रोह देखिए हो कहाँ रहा है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल क्षेत्र में, यानी बंगाल में विद्रोह हो रहा है। और ये विद्रोह 2 स्तर पे है। एक तो 1768 से लेकर 72 देखिएगा, और दूसरा 1789 से लेकर 1805। ये देखिए, जो पहला विद्रोह है 1768 से लेकर 72 तक, पहले देखिएगा ये विद्रोह क्यों हो रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा ये विद्रोह, तो इस विद्रोह का कारण कौन है, क्या है, देखिएगा इस विद्रोह का कारण देखते हैं, और इसके नेता कौन कौन थे ये देखेंगे। और उसी तरह से हम लोग इस विद्रोह का कारण देखेंगे क्या रहेगा, और इनके नेता कौन है। अगर कोई विशेषता होती है तो हम लोग देखिए, जब पढ़े ना तो हमारा तरीका होना चाहिए। एक तो डेट, समय ये है देखिएगा, दूसरा विद्रोह कहाँ हो रहा है, तीसरा विद्रोह के कारण क्या हैं और उनके नेता कौन कौन है, देखिएगा हम लोग ये देखेंगे। तो जो पहला कारण है देखिएगा, पहला विद्रोह है, इसका कारण क्या था कि उस समय अकाल आया था। क्या आया था, अकाल आया था। तो एक तो अकाल की समस्या में सरकार मदद नहीं कर रही थी। आपको पता होगा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लग चुका है, यानी पूरी तरह से लूट का काल चल रहा है, अकाल की समस्या। दूसरा देखिएगा, बढ़े हुए राजस्व के विरोध में, बढ़े हुए राजस्व, कर की दर बढ़ा दी गई थी,
के विरोध में आंदोलन हो रहा है और कहते हैं इसके नेता थे राजा जगन्नाथ। तो ये जो विद्रोह हुआ है इसके नेता है राजा जगन्नाथ और इनके साथ एक नाम था दुर्जन सिंह। इन दोनों लोगों ने विद्रोह किया। तो आज के बाद चुआर आंदोलन जो हो रहा है वो 1768-72 में अकाल की समस्या, जो 70 में भी अकाल पड़ेगा बीच में, लेकिन मेन ये बड़े हुए राजस्व के दृष्टिकोण से शुरू हुआ था। बीच में अकाल आ जाएगा 70, मैंने बता दो कर्टियर के समय में बहुत भयानक अकाल रहेगा। अंग्रेजों ने उस पर खूब चावल वावल बहुत अधिक रेट पे कालाबाजारी की, खूब पैसा कमाया। उन्हीं के विरोध में ये विद्रोह हुआ जनजातियों के द्वारा। उसको कहते हैं राजा जगन्नाथ या दुर्जन सिंह के द्वारा चुआर आंदोलन। और कहते इसमें यह हो गया था, इन लोगों ने अपना जो है देखिएगा अपनी पूरा क्षेत्र उजाड़ दिया था खुद ही। इन लोगों ने इतना जब कर बढ़ा दिया तो क्षेत्र ही उजाड़ दिया, मतलब पूरा खड़ी फसल को नष्ट कर डाला और कर नहीं दिया। तो इतना नाराज हो गए कि सोचिए अपनी फसल बर्बाद कर डाले, कर नहीं दिया, यानी पूरा क्षेत्र उजाड़ दिया इन लोगों ने कि नहीं हम कर नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। बड़ा हुआ राजस्व। बाद में इस विद्रोह का दमन हो गया। तो समझ सकते ये विद्रोह ये हुआ है। और दूसरा विद्रोह देखिए क्या था कि जंगल, जल और जमीन देखिए के विरुद्ध, यानी ये जनजाति जो लोग थे, यही चुआड़ लोग, ये पुनः एक बार 1789-1805 में विद्रोह कर रहे हैं। इस बार का जो विद्रोह का इनका उद्देश्य है अपने जंगल को, अपने जमीन को, अपने जल को अंग्रेजों से बचाना। यानी कि ये आपका जल, जंगल, जमीन के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था कि जो अंग्रेज इनके हस्तक्षेप कर रहे थे। और इसमें देख लीजिएगा ये जो चुआड़ जो देखिए बंगाल के मेदिनीपुर में लोग रहते थे। मेदिनीपुर बंगाल में जिला है, मेदिनीपुर के थे। इसके जो देखिए नेता रहेंगे, इस विद्रोह के जो नेता हैं वो रघुनाथ महतो। इसके विद्रोह नेता थे रघुनाथ महतो। और आपका एक कर्णगढ़ था, कर्णगढ़ की रानी सर्वेश्वरी देवी। तो ये समझ सकते हैं। तो ये इन विद्रोह के नेता थे। तो आज के बाद आज तक जो एग्जाम में सवाल आया केवल एक ही पूछा गया कि चुआर विद्रोह किस राज्य में हुआ है, बस आज तक। वो राज्य कौन है? बंगाल। आप ये भी जान गए कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रहने वाली जनजाति थी। चुआड़ का शाब्दिक अर्थ होता है असभ्य। असभ्य लोग इनको कहा जाता था। मैंने कहा थोड़ा दूर रहते थे। 1768-72 ईस्वी में बंगाल में जगन्नाथ और दुर्जन सिंह के द्वारा बढ़े हुए राजस्व के विरोध और उसके बाद अकाल समस्या को देखते हुए विद्रोह हो गया। इन्होंने अपने क्षेत्र उजाड़ डाले, कर नहीं दिया, अंत में विद्रोह का दमन कर दिया गया। 79 में फिर पुनः विद्रोह, इस बार रघुनाथ महतो और गढ़ की रानी महेश्वरी सर्वेश्वरी देवी के द्वारा होता है। और इसका था अपने जंगल को, जंगल जल सबको बचाना था। और इसीलिए इस विद्रोह जब दोबारा वाला विद्रोह हुआ, देखिएगा इस विद्रोह के बारे में एक बात कही जाती है। इसका नाम ही विद्रोह का था जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन। जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन। कोई पूछे आज के बाद जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन क्या था तो ये पूछ सकते हैं। चुआड़ आंदोलन का जो सेकेंड पार्ट था उसी को ही जंगल महाल स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया है। अब कुछ लोग इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। सोचिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को भगाने का स्वतंत्रता आंदोलन। लेकिन वो जाने रहिए कि अगर कभी इस तरह आ जाए कि भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है किसको, तो हम लोग कह सकते हैं जंगल महास्वतंत्रता आंदोलन को भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाएगा, जो कि जंगलों को बचाने के, महाल मतलब क्षेत्र, जंगली क्षेत्र को बचाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन था। जब हम लोग जंगल की बात करें तो जंगल जल जमीन अपने आप आ जाता है। देखिए अंग्रेज तो ये हम लोग इसको देख लेंगे। तो ये हमारा कराएगा चुआर विद्रोह। तो देखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट विद्रोह था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो बंगाल में चूंकि एक ही हुआ, पहले उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक विद्रोह होता है हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह बस क्योंकि छोटा छोटे, इसलिए पहले इनको देख लेते हैं, बाकी पढ़ना हमको सब है। तो हलबा विद्रोह कहाँ हो रहा है तो कहिए कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो रहा है भाई? छत्तीसगढ़ में हलबा विद्रोह हो रहा है। और किस वर्ष हो रहा है तो 1776-78 में हलबा विद्रोह वहाँ छत्तीसगढ़ में देखिए हो रहा है। और इस विद्रोह का जो कारण है देखिएगा 74-76, 1774 और 76 में हो।
इस विद्रोह के जो नेता हैं उनका नाम अजमेर सिंह था। क्या नाम तो है उनका नाम? अजमेर सिंह। तो पूछ सकता है इस विद्रोह के नेता कौन थे? अजमेर सिंह थे। और ये विद्रोह का जो कारण था क्यों हुआ है, तो अजमेर सिंह ने विद्रोह किया, वो यहाँ पर एक राजा थे, काकतीय राजा थे, उनके विरुद्ध विद्रोह किया था। उनका नाम था दरियादेव। तो इन्होंने विद्रोह कहा था कि अंग्रेज समर्थक काकतीय राजा दरियादेव के विरुद्ध, ये दरियादेव के विरुद्ध, इनके विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह शुरू किया था अजमेर सिंह ने। इनका उद्देश्य था अजमेर सिंह का एक स्वतंत्र राज्य बनाना, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो ये जनजातियों को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे अजमेर सिंह, हलबा जनजातियों को छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसी क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा एक काकतीय राजा दरियादेव को समर्थन था, इसीलिए इन्होंने दरियादेव के विरुद्ध आपका विद्रोह किया। लेकिन दरियादेव जो है, चूंकि अंग्रेजों का समर्थन था, इसलिए कहिएगा कि इसने अंग्रेजों के समर्थन से, अंग्रेजों की मदद से एक जगह है जगदल नामक स्थान पर अजमेर सिंह की हत्या, तो इन्होंने अजमेर सिंह की हत्या कर दी। तो अभी आंदोलन अपने आप खत्म हो गया। तो केवल जाने रहिए कि हत्या करेंगे। अब जब अजमेर सिंह मरे हैं, देखिएगा इसी मरने की घटना को जगदलपुर में देखिएगा, वहाँ के जो लोग हैं ताड़ झोंकनी प्रथा के रूप में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के जगह ताड़ झोंकनी प्रथा के रूप में मनाते हैं। तो आज के बाद कभी अगर याद है कि ताड़ झोंकनी प्रथा कौन जनजाति मनाती है, तो जनजाति हलबा जनजाति। सोचिए, हलबा जनजाति के जो पहले नेता थे, अजमेर सिंह के मरने के दुख के कारण वहां पर ताड़ झोंकनी प्रथा मनाई जाती है। तो कोई पूछे कि ताड़ झोंकनी प्रथा किस जनजाति में? हलबा में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और अपने राजा अजमेर सिंह के मरने के बाद इनके द्वारा जो है जो किया जा रहा है उसी को कहा जाता है ताड़ झोंकनी प्रथा। ये देखिए हम लोग देख ले रहे हैं। अब इसके बाद छोटा सा हम लोग अब हम लोग आते हैं मेन, देखिएगा तो हमारा बंगाल होगा, छत्तीसगढ़ होगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड में, देखते हैं झारखंड। तो झारखंड तो पूरा जनजातीय आंदोलन का मेन केंद्र यही है। तो पहले इनमें एक पहला आंदोलन है पहाड़िया विद्रोह। तो एक एक लाइन जाननी है, मैंने कहा 4 डिटेल उसमें पढ़ना है। किसमें? कोल, संथाल, मुंडा, ताना, भगत, इनमें केवल नाम जा रहा है। पहाड़िया आंदोलन देख लीजिएगा यह है, और कहा जाता है कि ये केवल आपका 1778 और 80 में शुरू हुआ था। 78 और 80 में। इसके जो नेता हैं देखिएगा, इनके नेता का जो नाम है वो रानी सर्वेश्वरी देवी इनकी नेता थी। रानी सर्वेश्वरी देवी। देखिए दोनों जगह थी, वहां पर भी थी, यहां भी थी। तमाड़ विद्रोह देखिए, ये आपका 1795 से लेकर 2000 के बीच में, 1800 के बीच में हुआ है। बस को जाने रहिए, कोई एकदम इम्पोर्टेंट जो होता मैं खुद बताता आपको। 1795 और 1800 मैं इसलिए पढ़ा दूँ ताकि आपको कम से कम नाम पता रहे। बस कभी अगर आ जाए तो ना कभी पूछा ही नहीं जाएगा। विष्णु मनाकी और 2 लोग इनके साथ और एक है, वो है दुर्बान मनाकी, ये इनके नेता हैं। सब चेर विद्रोह ये 1800 से लेकर 1802 के बीच में हो रहा है। और इनके जो नेता है देख लीजिए वो भूषण सिंह है। तो केवल क्रम के लिए हम लोग मात्र पढ़ रहे हैं, वरना एग्जाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हो विद्रोह, इनमें से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो विद्रोह जो हम लोग देख रहे हैं। हो विद्रोह जो हो रहा है भाई देखिएगा, ये 1820 ईस्वी में सिंहभूमि क्षेत्र में हो रहा है। पश्चिम बंगाल का
झारखंड का संगभूमि जिला है, देखिए वहाँ पर हो रहा, क्षेत्र में हो रहा है। और ये था बढ़े हुए कर के विरोध में, कोई नेता नहीं था इनका, हो पूरी जनजाति थी, बढ़े हुए कर के विरोध में, कर के विरोध में। तो ये अब देखिए आज के बाद ये जो 4 महीने बताए हैं केवल क्रम था इसलिए बताए, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आप पढ़ें चाहे ना पढ़े, हो को जाने रहिए, हो विद्रोह कहाँ है, झारखंड में बस। बाकी पहाड़िया तमाड़ चेर से कोई मतलब नहीं, बहुत कम किताबों में इनके बारे में जानकारी है। बच्चों की हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लें, ध्यान रखिए। अब जो हमारा मेन विद्रोह आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट, अब हम जो अब पढ़ने श्रृंखला में जा रहे हैं सब, अब ये इम्पॉर्टेंट है। इससे सवाल आपके सीधा सवाल विद्रोह में आने वाले हैं। तो पहला विद्रोह आपके सामने आ रहा है, कोल विद्रोह। हेडिंग डालिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह देखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोल विद्रोह। जो कोल विद्रोह आपका है भाई, ये 1831 से लेकर 1848 तक है। पहली बात देखिए कब तक है, ये 1831 से लेकर 1848 तक कोल विद्रोह हो रहा है। ये जो कोल विद्रोह है देखिएगा, इस विद्रोह के अगर हम लोग देखिए इस विद्रोह को पढ़ें और इसके कारण को जानें, आखिर विद्रोह क्यों हो रहा है, इसके कारण पे बात करें। इसके कारण पे हमको 2 बातें आएंगी। एक पहली बात जो आ जाएगी कि इनकी देखिए भाई, तो पहली बात थी कि जो कोल जनजाति झारखंड में थे, देखिएगा इनकी जमीन छीन कर, देखिए इन जनजातियों के अंग्रेज क्या करते थे, इनकी जमीन छीन कर, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी जनजातियों की जमीन छीन कर मुस्लिमों देखिएगा एवं सिखों को दिया जा रहा था। एक तो बात सोचिए, यहां पर मुस्लिमों और सिखों को बसाया जा रहा था, यानी इनकी जमीन छीन कर मुस्लिम और सिखों को यहाँ पर देकर उनको बसाकर, तो इसलिए देखिए अब अगर जनजातीय क्षेत्र में कोई बाहरी लोग आएंगे तो उसका विरोध होगा, फिर जमीन छीन कर दे रहे हो। इसलिए कोलों के अंदर अंग्रेजों के प्रति घृणा बहुत बढ़ गई थी कि इनकी जमीन छीन कर किस तरह से बड़े बड़े मुस्लिम और सिखों जमींदारों को जमीन बेचकर यहाँ उनको बसाया जा रहा है, मतलब वो इस जगह का अपना दोहन करें। और दूसरा क्या था देखिएगा, एक बहुत दूसरा तत्कालिक कारण बना, वो क्या बना कि भाई आपका चावल से निर्मित शराब। तो इन कोलों में ये था कि लोग शराब बनाते थे, तो चावल से निर्मित शराब में उत्पादन शुल्क, तो ये आबकारी नया नियम ले आए, उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। अब ये लोग जो है अपने स्वयं के उपभोग के लिए चावल से वाली शराब बनाते थे, उस पर आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, उत्पादन शुल्क लगा दिया। इससे और नाराज हो, मैंने कहा अंग्रेजों की अब जो आर्थिक नीतियां आएंगी, जब आपके परंपरागत अधिकारों पर या परंपरागत कल्चर पर आपका हमला होगा तो विद्रोह करेंगे। तो आप देखिए कि पहले हमारी परंपरागत जमीन थी, उस जमीन को छीनकर आप सिखों और मुस्लिमों को दे रहे हैं, और इन सब के अलावा जो हम लोग अपने उपभोग के लिए खुद पीने के लिए चावल से शराब बनाते हैं, अब हम आपको उस पर उत्पादन शुल्क दें। हो सकता है कुछ उसका बना के उस लोग व्यापार भी करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके परंपरागत अधिकार थे। और जब इस पर हस्तक्षेप हुआ तो कहते हैं कोलों का विद्रोह आपका हो गया। और इनके जो पहला नेता देखिए, उनका नाम है बुद्धो भगत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह प्रारंभ। तो आप सोचिए कोल विद्रोह प्रारंभ, तो आज के बाद कोल विद्रोह जब कभी आप एग्जाम में देखिएगा तो हमेशा उनके नेता के सामने बुद्धो भगत लिखा मिलता है। इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया, यद्यप इनके साथ और भी लोग थे, बुद्धो भगत के साथ और भी लोग थे, लेकिन इनके मेन नेता कौन थे, बुद्धो भगत थे। और लोगों में जरा हम लोग नाम देखें तो जोया भगत हैं, केशो भगत हैं। देखिए नाम लिखे, मतलब कभी कौन शामिल नहीं था आ जाए, तो जोया भगत ये भी लोग थे, केशो भगत, नरेंद्र शाह, देखिए ये भी नरेंद्र और शाह भी थे। इनके अलावा मनीकी मदरा, एक नाम और था भाई, मदरा महतो। ये देखिए
ये लोग हैं। बाकी इनके अलावा दो लोग और थे, उनका नाम था, देख लीजिएगा, नेता सुरगा एवं सिगराय, लेकिन ये बुद्धो भगत के पहले थे। यानी कि जब इनकी जमीन छीनी जा रही थी तो उस समय शुरुआत बुद्धो भगत से भी पहले, अगर देखो मैं बताने के लिए बता रहा हूं, इन्होंने 31 में विद्रोह देखिए का नेतृत्व इन्होंने 1831 में किया। लेकिन इसके पहले जो छिटफुट नेता सुरगा और सिगराय, ये दो लोग इसके भी पहले विद्रोह कर रहे थे, लेकिन वो बड़े पैमाने पे नहीं थे, बहुत छोटे लेवल पे था। तो नेता सुरगा और इसके अलावा नेता सिगराय, इन लोगों ने शुरुआत में अंग्रेजों के विरुद्ध कोलों की तरफ से आवाज इन्होंने उठाई थी, लेकिन वो आवाज इतनी बड़ी नहीं हो पाई थी। इसलिए कोलों का जो मेन नेता है बुद्धो भगत था। इसके नेतृत्व में 1831 ईस्वी में जब इन्होंने चावल से निर्मित शराब पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, उसी के विरोध में बुद्धो भगत द्वारा कोल आंदोलन शुरू कर दिया गया। और कहा जाता है कि इस आंदोलन में हम लोगों ने देखा कि और सब लोगों ने मदद की, यानी कि जोया भगत, केशव भगत, नरेंद्र शाह, मनीकी, मदरा महतो नामक लोगों ने इसको किया। और कहते 1832 में हजारों विद्रोही शामिल हो गए इसमें। लेकिन 1832 में हजारों विद्रोहियों सहित देखिए बुद्धो भगत की हत्या, मतलब बुद्धो भगत को मार दिया गया। बुद्धो भगत की हत्या, इस विद्रोह का दमन कर दिया गया 1832 में, अगले साल ही। इसीलिए कहा जाता है कि 1832 में देखिएगा एक दूसरा नेता आता है, तो उसका भी नाम हमको कोल में जानना होता है। उसका नाम है, देखिए उनका नाम है गंगा नारायण। तो इसलिए दो नाम हम उसे जाना है, बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में 1832 से 48 तक विद्रोह चला। तो वही समय देखिए विद्रोह चला। तो आज देखिए इसका समय है वो 31 से 48। 31 में शुरुआत कौन करते? बुद्धो भगत। तो आज के बाद कोल आंदोलन के बारे में बड़ी सिंपल बात, कोल आंदोलन झारखंड में हुआ, एकदम स्टेट क्लियर हो। डेट 31 से 48, इसके दो नेता, पहला बुद्धो भगत, दूसरा गंगा नारायण। बस यद्यप बुद्धो भगत के पहले भी नेता सुरगा और सिगराय के द्वारा छिटपुट विद्रोह किया जा रहा था, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से विद्रोह बुद्धो भगत ने किया। इसलिए इसके नेता के रूप में बुद्धो भगत और गंगा नारायण दोनों का ही नाम मिलेगा। तो कभी कोल के सामने बुद्धो भगत और गंगा नारायण मिलाने मिल रहे तो दो में एक जो भी हो, दोनों सही है। शुरुआत बुद्धो भगत ने की थी, 32 से लेकर अगले 16 साल इसका नेतृत्व गंगा नारायण ने किया। तो दोनों इसके नेता हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कोल आंदोलन के आसपास कभी कोई सवाल पूछेगा तो इसके अलावा बड़ा पूछा ही नहीं जाता। आज तक कोल बुद्धो भगत या कोल गंगा नारायण यही मिलाने के लिए आया है। क्यों हुआ आपने कारण जान लिया, कब हुआ आपने जान लिया, उसके पहले क्या हो रहा जाना, बुद्धो भगत के साथ किसने मदद की जान लिया, उसके बुद्धो भगत का अंत कैसे हुआ जान लिया, फिर आंदोलन चलता, अंत में विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक, तो ये देखिएगा। तो हमारा कल आएगा कोल आंदोलन। अब कोल के बाद देखते हैं हमारा अगला आएगा संथाल आंदोलन, भाई संथाल विद्रोह। इसके सामने आप लिखिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। तो संथाल आंदोलन विद्रोह तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1855 से लेकर 56 के बीच हो रहा है। कहाँ है? झारखंड में ही हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो झारखंड या बिहार, कभी बिहार भी लिखा मिलता है, परेशान ना होइए, क्योंकि उस समय बिहार ही झारखंड था। तो कुछ किताबों में बिहार लिखा है, मतलब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उस समय संथाल बिहार जो था वो बिहार का ही पार्ट था। बिहार झारखंड तो एक ही था उस समय। ठीक, तो ये देखते हैं अब संथाल आंदोलन जो विद्रोह है, देखिएगा। इसके पहली बात हम लोग कारण को देखें, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके हम लोग कारण पर अगर हम लोग बात करें तो बड़ा सिंपल से बात है कि जो संथाल आंदोलन है इसका देखिएगा हम लोग कारण अगर हम लोग देखें तो स्थायी बंदोबस्त, इस पूरे क्षेत्र में बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लगा था। स्थायी बंदोबस्त के कारण अंग्रेजों द्वारा जमीन पर कब्जा, एक तो अंग्रेजों द्वारा जमीन में कब्जा कर लिया गया था, प्लस इसके बाद
राजस्व अधिकारी, देखिए जो भी राजस्व अधिकारी थे, जमींदार, महाजन साहूकार, महाजन साहूकार, पुलिस, इन सबके शोषण के विरुद्ध, ये सब लोग शोषण की चरम सीमा क्रॉस करें, शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन देखिएगा। एक तो स्थायी बंदोबस्त कारण संथालों की जमीन जो है कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, उनको उसको ले लिया था। जमींदारी व्यवस्था आ गई। इसके अलावा जो खुद राजस्व अधिकारी वहाँ थे वो तो थे ही, इनके अलावा महाजन साहूकार पुलिस सब ने एक चक्र बनाकर यहाँ के जनजातियों का शोषण करना शुरू कर दिया था। इतना टैक्स ले लें कि महाजनों के यहाँ पहुँच जाए, वो उनकी ज़मीन ले ले, तो मतलब कुल मिला के ऐसा चक्र चला था। इसी शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह शुरू हो रहा। देखिएगा अब जो संथाल विद्रोह है, इस संथाल विद्रोह को देखिएगा हूल विद्रोह भी कहा जाता है। हूल विद्रोह, तो सबसे पहले ये संथाल विद्रोह हूल विद्रोह के रूप में शुरू, हूल विद्रोह के रूप में शुरू, तो सबसे पहले ये हूल विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, इसलिए संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह का ही बड़ा रूप था संथाल विद्रोह। अब ये हूल विद्रोह था क्या देखिएगा, तो जो विद्रोही थे वो साल के वृक्ष की टहनी लेकर निकलते थे, टहनी लेकर चलते थे। तो ये पहचान थी हूल विद्रोह की कि जो भी साल के वृक्ष की टहनी लिया रहेगा इसका मतलब हूल विद्रोह को मानने वाला है, हूल विद्रोह का समर्थक है। और इनके नेता वही हैं और कोई नहीं है, सीधू और कान्हू जो आगे बढ़ते हैं। इसको शुरू किया था वो सीधू एवं कान्हू ने शुरू किया था। तो अभी सीधू कान्हू संथाल में भी है, वही हूल विद्रोह के भी नेता, आपके नेता थे, ध्यान दीजिएगा। हूल विद्रोह के, तो कौन सा विद्रोह हूल विद्रोह कहलाता है आज के बाद, इस विद्रोह का ही उपनाम था हूल विद्रोह। आज के बाद कोई पूछे इसका ही उपनाम है हूल विद्रोह। जैसे हम लोग मुंडा पढ़ेंगे उसको उलगुलान विद्रोह या उलुग खानी विद्रोह या सरदारी लड़ाई विद्रोह कहा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें संथाल विद्रोह को का उपनाम है हूल विद्रोह, जो कि इसके पहले 1855 ईस्वी में सीधू और कान्हू के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो विद्रोही थे वो साल के वृक्ष की टहनी लेकर साथ में चलते थे, इससे समझ में आता था कि ये हमारे समर्थक हैं, ध्यान रखिए, उनसे वो विद्रोह की बातें कर सकते थे। और यही आगे चल के संथाल विद्रोह में कन्वर्ट हो गया। तो हूल विद्रोह यानी संथाल विद्रोह का उपनाम ही है हूल विद्रोह, दोनों एक ही हैं, ध्यान रखिए कभी इस तरह का सवाल अगर आ जाए। और तो और ये लोगों का एक नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। देखिए तो पूछ सकता है कि हूल विद्रोह का जो नारा था, इनका जो नारा था वो था करो या मरो। महात्मा गांधी वाला ने करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अगर ये लाइन पूरी आ जाए तो बहुत लोग गलत कर देंगे। कोई पूछे किस आंदोलन का डायलॉग था या नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो करो या मरो भारत छोड़ो नहीं, ये करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो ये हूल आंदोलन का विद्रोह था, हूल विद्रोह का वाक्य था, ध्यान दीजिएगा। और कहा जाता है कि आगे चलकर 30 जून को, देखिएगा 30 जून को हूल क्रांति दिवस, ये विद्रोह की शुरुआत 30 जून को हुई थी, इसीलिए 30 जून को आज भी झारखंड में 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। हूल क्रांति दिवस। तो अब हम लोग जो संथाल पढ़ रहे हैं, तो संथाल विद्रोह का ही उपनाम हूल विद्रोह, यानी यह विद्रोह संथाल विद्रोह, संथाल तक जाति थी, जनजाति थी, इनके द्वारा, इसीलिए इसका नाम संथाल जनजाति है, संथाल विद्रोह पड़ गया। हकीकत में ये हूल विद्रोह के नाम से शुरू हुआ था। इस विद्रोही जो थे इनका नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इनका नेता आपका सीधू और कान्हू थे। ये साल के वृक्ष की टहनी लेकर चलते थे और इसी उपलक्ष्य में 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। आगे चलकर यही आंदोलन जो हम लोग जो देख रहे हैं वो आंदोलन संथाल आंदोलन विद्रोह के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो
जो कि बिहार या हम आज कह सकते हैं झारखंड के क्षेत्र में 1855-56 में हो रहा है। और हमने बताया था कि ये आंदोलन क्यों हुआ, उसके हमने रीजन देख लिया। अब इसके जब नेता की बात आ जाएगी तो इनके नेता और कोई नहीं, वही सीधू और कान्हू हैं। संथाल विद्रोह के जो नेता की बात आ जाए तो सीधू और कान्हू, यही देखिए जो नेता दोनों हैं वही इसके भी नेता हैं, सीधू और कान्हू। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो अब बता दीजिए कौन नेतृत्वकर्ता है। ये हमने बता दिया होगा। अब सवाल ये इसमें क्या हुआ, तो कहा जाता है कि सीधू और कान्हू जो दोनों नेता थे, देखिए इन लोगों ने किया क्या कि भगनीडीह नामक एक जगह है, देखिएगा भगनीडीह 30 इसीलिए डेट बता रहा हूँ मैं आपको, तो शुरुआत है 30 जून, इसीलिए कहते हैं हूल दिवस मनाते, 30 जून 1855 को भगनीडीह नामक स्थान पर 6000 सोचिए संथाल इकट्ठा हुए, इकट्ठा होके विद्रोह कर दिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने ये बात आपसे क्यों बताई थी। देखिए अब आपके सामने देखिए 30 जून आ गया ना, हूल क्रांति दिवस। 30 जून को ही भगनीडीह में नामक स्थान पर लगभग 6000, ध्यान दीजिएगा, ये जो है संथाल लोग आते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। और ये जो पूरी संथाल देखिए ये जो संथाल आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरी संथाल जो लोग थे बसे थे दामन एक को, पूछा जाता है दामन एक को पूरा क्षेत्र था। ये आपका हम लोग अगर देखें ये राजमहल से भागलपुर तक विस्तृत था, विस्तृत क्षेत्र। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे दामन एक कोह का जो पूरा क्षेत्र था, जो राजमहल से लेकर भागलपुर तक विस्तृत था, वहां पर एक ये संथाल जनजाति के लोग छिपे हुए थे, रहते थे। और इन्हीं के नेता जो सीधू और कान्हू के द्वारा 30 जून 1855 को पहली बार भगनीडीह नामक स्थान पर 6000 संथालों को इकट्ठा करके विद्रोह कर दिया गया। और कहा जाता है जब विद्रोह किया गया, देखिएगा, इसलिए 30 जून को हूल क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह हमने देख लिया। और जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह में जब इकट्ठा हुए तो कहा गया कि हमले हुए। देखिए किस पर हमले हुए, आप समझ सकते हैं जिनसे परेशान होंगे, महाजन, साहूकार, जमींदार, इन सब पर हमले हुए। देखिए जमींदार पर, और तो रेलवे, डाकघर, पुलिस, यानी कि अंग्रेजों के जो प्रतीक थे उस समय, छावनी, इन सब पर हमले हुए। यानी कि चाहे वो जो भी विरोध के जो भी प्रतीक थे, चाहे वो पुलिस हो, डाकघर हो, चाहे वो छावनी हो, चाहे रेलवे हो, उन सब पे विरोध हमला हुआ। इनके अलावा जो है महाजन, साहूकार, इन सब पर इन हूलों ने इन जो है आपका संथालों ने पर हमला कर दिया। और कहते परिस्थितियाँ इतनी विकराल हो गई, सोच लीजिए कि अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। सोच सकते हैं अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया था। पूछ सकता है किस विद्रोह में मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। एक देखो ये हो रहा है, प्लस सीधू और कान्हू पर 10,000 का इनाम घोषित, कान्हू पर 10,000 का इनाम घोषित, रुपए का इनाम घोषित, तो सोचे तक का इनाम घोषित। ये बात आप समझ सकते कितना भयंकर विद्रोह था। ये इनाम घोषित कर दिया गया कि भाई जो भी इनको पकड़ के लाएगा उनको हम 10,000 रुपए देंगे। विद्रोह की विभीषिका आप इसी समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो संथाल विद्रोह था, देखिएगा इसके बारे में एक लाइन, बहुत सशक्त विद्रोह था। ये सशक्त एवं आपका महत्वपूर्ण,
सशक्त एवं बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह इसीलिए हो जाता है कि आप समझ सकते हैं, अभी सारे विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर इतना खतरनाक विद्रोह नहीं पढ़ा है कि अंग्रेजों के द्वारा मार्शल लॉ लगाना पड़ रहा है। 10,000 रुपये इनाम की घोषणा कर दी गई है कि जो इनको पकड़ के लाएगा उसके ऊपर इनाम दिया जाएगा। और कहते हैं आगे चलकर हम लोग देखें तो अगस्त 1855 में अगस्त 1855 और फरवरी 1856, देखिए अगस्त 1855 फरवरी 1856 में दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अगस्त 55 में अगर हम लोग देखें तो सीधू, उसके बाद एक कान्हू गिरफ्तार करके इनकी हत्या कर दी गई। इसमें सीधू गिरफ्तार हुआ, देखिए यहाँ कान्हू गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तार करने के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। नहीं तो इस तरह से विद्रोह का अंत हो जाएगा। इस विद्रोह के अंत का श्रेय ब्राउन और लॉयड को दिया गया, उन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया। अंत में जो संथाल था, ये जो परगना था, पहले एक तहसील थी, इसको एक जिला बना दिया गया, तब जाके संथाल विद्रोही शांत हो गए। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से इस विद्रोह का अंत हो जाता है। तो कोई पूछे आज के बाद, देखिए तो इस विद्रोह का अंत हो गया, जो हम लोगों ने देख लिया, ये विद्रोह का अंत। ब्राउन और लॉयड, ब्राउन लॉयड ने विद्रोह का दमन किया, लॉयड ने विद्रोह का दमन पहला काम। दूसरा देखिएगा जो है हुआ, क्या हुआ कि संथाल परगने को जिला बना दिया गया ताकि विद्रोही शांत हो जाए। संथाल परगना था, तहसील थी, परगना को जिला बना दिया गया, संथाल जिला बना दिया गया। आप समझ सकते, तो संथाल विद्रोह खत्म। तो संथाल विद्रोह कितना इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उनका पूरा पक्ष पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हो में कुछ नहीं था, तमाड़ में कुछ नहीं पढ़े, लेकिन संथाकोल में है, पढ़ा डिटेल में, बुद्धो भगत, गंगा नारायण सब पढ़ा, इस पर है पूरे डिटेल में पढ़ा। कौन सा विद्रोह सबसे सशक्त एवं महत्वपूर्ण था? संथाल विद्रोह। किस विद्रोह का उपनाम हूल विद्रोह था? हूल क्रांति दिवस किस दिन को? 30 जून को मनाया जाता है। किस विद्रोह में विद्रोहियों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था? संथाल विद्रोह। किस विद्रोह में मार्शल लॉ लगा दिया गया था? संथाल विद्रोह। ध्यान रखिएगा। किस विद्रोह, कौन से विद्रोह दामनकोह क्षेत्र में था? दामनकोह कभी की बात आ जाए तो संथाल विद्रोह था, राजमहल से लेकर भागलपुर क्षेत्र तक प्रचलित था। ध्यान रखिएगा। किस विद्रोह, ये देखिए, तो कोई सा कौन सा विद्रोह के बारे में आ जाए या आपका कि किस विद्रोह को हूल विद्रोह कहते थे? कौन था? संथाल विद्रोह। कुछ भी आए विद्रोह के बाद क्या हुआ हमने देख लिया। इसके नेता कौन थे? सीधू और कान्हू। ये कई बार पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह पर कभी कोई सवाल देखिए आए तो अब गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट विद्रोह आता है मुंडा विद्रोह। और ये विद्रोह तो और भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये विद्रोह तो और भी इम्पोर्टेंट है। मुंडा विद्रोह, ये विद्रोह हो रहा है 1895 से लेकर 1905 तक। 1895 से लेकर देखिएगा 1900 आपका विद्रोह होगा 1901 तक। 5 नंबर 1901 तक विद्रोह हो गए। ये इसके जो नेता हैं, इस विद्रोह के जो नेता रहेंगे वो बिरसा मुंडा है। इस समय सबसे बड़ा नाम आप लोग झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे तो बिरसा मुंडा, हवाई अड्डा सब कुछ इन्हीं के नाम से, सारी परियोजनाएं, सारी योजना इन्हीं के नाम से। तो इनके देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन है। और ये बिरसा मुंडा आंदोलन को पढ़ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है भाई। देखिए इनका जो है 1875 में जन्म, इनका जन्म 1875 में हुआ। देखिएगा किनका? बिरसा मुंडा का। और कहा जाता है कि बिरसा मुंडा जो है ये लोगों को दवाइयाँ देते थे, लोगों को औषधि देते थे। सुनिए, और इनके लोगों को औषधि देते थे। दूर दूर से लोग इनके पास आते थे, दूर दूर से लोग इनके पास आते थे, लोग इनके पास आते थे। और कहते थे लोग सही भी हो जाते थे, तभी तो लोग आते थे, इनके पास आते थे। तो इनका बड़ा नाम हो गया था पूरे उस इलाके पर।
छोटा नागपुर वाले इलाके पर। तो ये लोगों को औषधियाँ देते थे, बहुत फेमस हो चुके थे, दूर दराज के लोग आते थे, सब लोग इनको जानने लगे थे बिरसा मुंडा को। और कहा जाता है कि बिरसा मुंडा ने, देखिए जब हम लोग पतन पढ़ते हैं उसमें कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने आप को कहा कि मैं भगवान का रूप हूँ, भगवान का अवतार हूँ। इन्होंने कहा कि इतना अपने आप को इन्होंने भगवान का रूप का, लोगों को लगा कि अब ये लड़ रहे हैं तो कभी हारेंगे नहीं। अंत में हैजा से इनकी मृत्यु हो जाएगी रांची जेल में 1901। वहाँ समझिएगा कि किस तरह से लोगों के जनजातियों में कहीं ना कहीं ये जो खुद को भगवान का रूप बताना, भगवान का अवतार बताना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं चमत्कारी व्यक्ति हूं, तो उन सबसे भी जो है ये अंग्रेजों के सामने, आधुनिक हथियारों के सामने आगे अंत में खड़े नहीं हो पाए। तो एक पतन में एक रीजन ये भी रहता है। तो इन्होंने कि 1895 ईस्वी पूछे गए में खुद को भगवान का अवतार या रूप कहा। तो पूछा जाता है कि भाई किस जनजाति आंदोलन के नेता ने स्वयं को भगवान का अवतार कह दिया था? तो कौन था? बिरसा मुंडा। ये स्वयं को भगवान का अवतार कहने लगा। हजारों लोग दूर दराज से इनके पास आने लगे थे, और तो और इन्होंने अपने अनुयायियों को खुद को अवतार कहा, और अपने जो भी इनके अनुयायी हो गए, जो इनके यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अनुयायी को सिंह बोगा की पूजा करने के लिए कहा। सिंह बोगा की पूजा करने के लिए कहा। पूजा करने के लिए कहा। वह कभी आ जाए कि बिरसा मुंडा ने किसकी पूजा करने के लिए कहा था? तो सिंह बोगा की पूजा करने के लिए उन्होंने बिरसा मुंडा ने कहा। कौन स्वयं को खुद को भगवान का अवतार कहता था? बिरसा मुंडा कहते थे। दूर दराज से लोग इनके पास आते थे। तो अब देखिए ये बिरसा मुंडा जो है, जब बहुत सारे लोगों के ये नेता बन गए बिरसा मुंडा, तो उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू किया है, देखिए तो उसका रीजन क्या था, पहले हम लोग वो देखें। अब ये जो मुंडा आंदोलन है, देखिए ये जो मुंडा आंदोलन है, देखिएगा इस आंदोलन को उल गुलान मतलब महाविद्रोह, बहुत बड़ा विद्रोह भी। आप देखिए 10,000 लोग विद्रोह में शामिल होंगे। महाविद्रोह या उलूग खनी विद्रोह, या इसी को सरदारी लड़ाई कहा जाता है। सरदारी लड़ाई। तो आज के बाद कभी कोई सवाल आ जाए, कौन सा नेता खुद को उलगुलोन या किस विद्रोह को उलगुलान या उलुग खानी विद्रोह कहा गया है? तो कौन विद्रोह है? तो मुंडा विद्रोह को ही देखिएगा। उलगुलान का मतलब होता है महाविद्रोह, बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा है। तो आइए देखते हैं, बड़ा विद्रोह हो रहा है तो क्या हो रहा है इसमें। इसके नेता तो हमारे सामने कौन मिल गए? बिरसा मुंडा। मैं इनके बारे में आपको शार्ट में बता दिया किस तरह से लोकप्रिय हो रहे थे। अब कहते हैं इनके नेता बिरसा मुंडा है। देखिए तो बिरसा मुंडा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आपका क्रिसमस, देखिए क्रिसमस, इन्होंने जो है क्रिसमस के दिन जो विद्रोह कर रहे हैं, क्रिसमस के दिन इन्होंने जो है विद्रोह घोषणा 1899 तक 95 से विद्रोह शुरू है हल्का फुल्का, लेकिन मेन विद्रोह क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर के दिन 1899 ईस्वी में। कब भाई? 1899 ईस्वी में। देखिएगा ये कुछ, देखिए इनके द्वारा आपका लगभग 10,000 विद्रोही इकट्ठे हुए। इसको महाविद्रोह कहते हैं। कुछ बातें हुई, देखिए इन्होंने कुछ नारा दिया। पहली बात देखिए क्या हुआ कि मुंडा जाति का शासन। आप सोच लीजिएगा, मुंडा जाति का शासन। इसीलिए आज झारखंड में सबसे बड़ी शख्सियत के रूप में आज भी ये हैं। मुंडा जाति का शासन होगा, पहली बात। कलयुग को खत्म करके, एक कलयुग चल रहा है, कलयुग को खत्म करके सतयुग लाएंगे, खत्म करके सतयुग लाएंगे। इनका जो नारा था, कलयुग को खत्म करके सतयुग लाएंगे। देखिएगा अब ये जो विद्रोह तत्काल जो शुरू हुआ, देखिएगा इसका जो मेन कारण था, देखिए अगर हम लोग कारण देखें तो मैंने बताया था अभी आपको 60, उसका कारण था भाई देखिए एक प्रथा थी, मुंडों में सामूहिक कृषि थी।
मुंडा जनजाति में सामूहिक कृषि मतलब एक साथ सब लोग मिलकर कृषि करेंगे, यानी कि भूमि पर सबका अधिकार होगा। सामूहिक कृषि पद्धति थी। पद्धति को देखिएगा, एक नाम था खूट कट्टी। इनकी सामूहिक कृषि पद्धति को खूट कट्टी कहा जाता था भाई, खूट कट्टी। पूछा भी गया है कई बार, तो जाने भी रहिएगा। खूट कट्टी, तो खूट कट्टी कोई क्या है, कहा गया है, मतलब प्रचलित थी। तो देखो मुंडों में, तो मुंडा जनजाति में सामूहिक कृषि पद्धति प्रचलित थी, उसका नाम था खूट कट्टी। लेकिन जब अंग्रेज आएंगे तो उन्होंने इनके सामूहिक कृषि पर प्रहार कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, व्यक्तिगत कृषि होगी, अपनी अपनी जमीन अलग अलग बांट लो। ये बात मुंडाओं में बहुत खतरनाक लगी, यानी कि अंग्रेजों ने व्यक्तिगत कृषि को आधार बनाया। अंग्रेजों ने सामूहिक कृषि खत्म करके, सामूहिक कृषि खत्म करके व्यक्तिगत कृषि, मतलब व्यक्तिगत भूमि, व्यक्तिगत कृषि पर बल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। जमीन में जो जिसकी जमीन होगी वही उसका बांटेगा, वही उसका लेगा, वही हमको टैक्स देगा। सुन लीजिए, हम सबसे टैक्स नहीं लेंगे। एक तो पहली बात, कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ऊपर आपने सामूहिक कृषि खत्म कर दी। तो ये जो उनकी पद्धति थी, उनकी जीवन शैली थी, वो सब खत्म करके आप उसमें व्यक्तिगत कृषि थोप रहे हैं। और इसीलिए मुंडाओं ने, खासकर बिरसा मुंडा तब तक बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। मैंने कहा, इन्होंने 1899 के दिन 10,000 विद्रोही इकट्ठे किए। मुंडा जाति का शासन होगा, हम कलयुग को खत्म करेंगे, सतयुग को लाएंगे। और इन्होंने कहा है, देखिएगा, दीकुओं, अब दीकुओं बता दें, दीकुओं जो बाहरी लोग थे, दीकुओं के खून से देखिए भूमि ऐसे लाल होगी, इन्होंने कहा हम अब इतना खून बहाएंगे, ऐसे लाल होगी जैसे लाल झंडा। उसने वहां पर सबके सामने इन्होंने एक भाषण दिया, जैसे लाल झंडा। उन्होंने एक लाल झंडा दिखाया। उन्होंने कहा अब दीकुओं की खून, जो बाहरी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो जमींदार, महाजन, पुलिस, जो भी है, अब उन सबके खून से हम लोग जो है इतना खून बहाएंगे कि पूरी जमीन लाल हो जाएगी। जैसे लाल झंडा वैसे पूरी जमीन, अब हम लोग यानी पूरी जमीन को यहाँ पर खून से लाल कर देंगे। सोचिए, यानी कि महाविद्रोह। और तो मैंने बताया आपको, इसमें पूरी तरह आपने देखा, सतयुग खत्म करेंगे, कलयुग लाएंगे। लोगों के बीच लोकप्रिय भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ये। और इस तरह से देखिएगा, इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाएगा। और कहते हैं कि इस विद्रोह में महिलाओं की भी भूमिका रही। ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह में महिलाओं की बढ़ चढ़ कर भूमिका, विद्रोह में महिलाओं की भी भूमिका रहे, महिलाओं की भी भूमिका रहे। ये लोग तो जमींदार और उनकी महिलाओं पुलिस के विरुद्ध लड़ी थी। देखिए, महिलाएं जो है वो पुलिस के विरुद्ध लड़ी थी। तो कह सकते हैं कि इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका में भी हम, जब कभी महिलाओं पर लिखे तो मुंडा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को भी हम दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर देखिए एक एक पॉइंट पकड़े जाते हैं। जब हम लोग महिला पे कभी लिख रहे होते हैं तो ये भी एक पॉइंट वहाँ से इंटरलिंक कर सकते हैं, ताकि हमको महिलाओं के महत्व पे जब लिखना है, उनके इंपॉर्टेंस पे लिखना है, तो ये भी हम लोग एक हमारे पास पॉइंट बन सकता है। और इस तरह देखिए विद्रोह शुरू हो गया। मैंने कहा कि विद्रोह शुरू हो गया और आगे चलकर वही जो विद्रोह का दमन तो हो जाए, लेकिन ये हम समझ लीजिए, आजकल कोई पूछे कौन सा विद्रोह उल गुलाम या महाविद्रोह कहलाता है, मुंडा। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। ये खूट कट्टी क्या थी? मुंडाओं में सामूहिक कृषि को खूट कट्टी कहा जाता है। विद्रोह क्यों शुरू हुआ? मैंने बताया, जब अंग्रेजों ने खूट कट्टी परंपरा को पर प्रहार कर दिया, कहा कि सब लोग व्यक्तिगत कृषि करेंगे और टैक्स देंगे। बिरसा मुंडा में तब तक लोकप्रिय, खुद को भगवान का अवतार कहते थे, सिंह बोगा के अपने अनुयायियों का पूजा करे। इनके जो लोग थे वो सिंह बोगा की पूजा करते थे, गले में लटका कर रखते थे। उसके बाद क्रिसमस के दिन इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने कहा मुंडा जाति का शासन कलयुग को खत्म कर देंगे, दीको खून से ऐसी भूमि लाल करेंगे जैसे कि आपका लाल झंडा। और उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये हमने देख लिया। और कहते हैं आगे चलकर जब ये हुआ तो सबेर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
देखिए जहाँ पर भी 1% इंपॉर्टेंट होगा तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। जहाँ पर मुझे लगे एकदम इंपॉर्टेंट नहीं तो आप ये मान चलिएगा कि वो मैं उसको आपको आसानी से आगे बढ़ा लेके चला जाऊंगा। अब देखिए इसी पे एक जगह है, उस जगह का नाम है सैलर केव। सैलर केव, सैलेर केव, पहाड़ी में बिरसा मुंडा की विद्रोहियों सहित हार हुई। अब देखिए विद्रोह तो कर दिए, लेकिन अब चूंकि आपको लड़ना अंग्रेजों के विरुद्ध है, विद्रोहियों सहित हार, तो यहां पर देखिए हार गए बिरसा मुंडा। 3 सप्ताह बाद अर्थात देख लीजिएगा भाई, 3 सप्ताह बाद अर्थात अगर हम लोग देखें 3 फरवरी 1900 को सिंहभूमि में गिरफ्तार। ये सिंहभूमि में गिरफ्तार कर लिए गए। कौन? बिरसा मुंडा गिरफ्तार। इनको रांची जेल भेज दिया गया। कहाँ जेल भेजा? गिरफ्तार और रांची जेल भेज दिया गया। रांची जेल भेजा गया। सिंहभूमि में गिरफ्तार और रांची जेल गए, वहीं भेज दिए गए। और आगे चलकर देख लीजिएगा भाई, आपका ये जो है रांची जेल में इनका जून 1900 में आपका जून 1900 में रांची जेल में हैजा से मृत्यु। और इस तरह से ये विद्रोह जो है देखिएगा आगे चलकर इस विद्रोह का अंत हो जाएगा। हैजा से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा एक तो इनकी मृत्यु के बाद विद्रोह खत्म हो ही गया, पर अंग्रेजों ने 2 बातें की। एक तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून ले आए जिससे और विद्रोह खत्म हो जाए 1901 में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी कृषि कानून आया। इसमें किसानों को कुछ फायदे दिए गए। और दूसरा बेट या बेगारी प्रथा खत्म, क्योंकि मुंडा बेगारी प्रथा खत्म, जबरदस्ती बेगारी का तो खत्म कर दी गई। और इन सबसे कुछ दिन बाद विद्रोह का अंत हो गया। तो मुंडा विद्रोह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह था। हमने कहा था कि हम जो भी विद्रोह इंपॉर्टेंट होगा हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो मुंडा को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, संथाल, कोल, मुंडा। और इसी क्रम में एक लास्ट विद्रोह इसका आता है, तो हमारा झारखंड कंप्लीट होगा। वो कहलाएगा भाई ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह, ये ताना भगत विद्रोह देखिए भाई 1914 में हो रहा है। ये 1914 में ताना भगत विद्रोह हो रहा है। अब इसी क्रम में है झारखंड में ये। अब ये जो है इसके जो देखिएगा पहली बार इसके जो नेता हैं, ये विद्रोह के जो नेता हैं वो जतरा भगत है। कौन है भाई? देखिएगा वो जतरा भगत है। और प्लस इनके साथ तो मेन नेता जतरा भगत हैं, पर इनके साथ कुछ नाम और हैं, देख लीजिएगा। बलराम भगत, ये देखिएगा। बलराम भगत के साथ साथ देवमेनिया भगत, ये महिला है, देखिएगा देवमेनिया भगत, ये देखिए। गौरक्षणी भगत, ये भी महिला थी भाई, ये दोनों फीमेल हैं। तो ये देखिए इसके नेता थे ताना भगत के साथ। मेन तो जतरा भगत इनके नेता हैं। इनके अलावा बलराम भगत हैं, देवमेनिया भगत हैं, गौरक्षणी भगत हैं। ये जो गौरक्षणी भगत है देखिएगा ना, इनके द्वारा एक जो है अलग से जो है बनाया जाता है आंदोलन शुरू किया, उसको कहते हैं गौरक्षणी आंदोलन। तो पूछ सकता है गौरक्षणी भगत के द्वारा गौरक्षणी आंदोलन शुरू हुआ। तो कोई पूछे किस आंदोलन में, किस विद्रोह में गौरक्षणी आंदोलन शामिल था, तो ये भी शामिल है भाई। देखिएगा यानी जो आंदोलन है ये आंदोलन इसी का पार्ट था।
गौ की रक्षा करना। तो ताना भगत आंदोलन में ही गौ रक्षणी आंदोलन, जो गौ रक्षणी भगत के द्वारा गौ रक्षणी आंदोलन शुरू किया गया था, वो इसी का ही पार्ट है। इन सब के बाद देखिए ताना भगत में एक मसीही आंदोलन था, मसीही आंदोलन। ये देखिए उस तरह का आंदोलन नहीं है, थोड़ा सा समझिए बात को। मसीही आंदोलन में क्या था, इसमें जो कुछ सामाजिक बुराइयां उन पर बात की गई थी, जैसे पशु बलि, मांस भक्षण, ये पशु बलि, जीव हत्या, मांस भक्षण, इसके अलावा देखिएगा भाई आपका मांस भक्षण, शराब का विरोध। तो एक तरह से देखिए ये जो आंदोलन था ताना भगत, ये एक सामाजिक आंदोलन था। जो कुछ बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए ताना भगत के द्वारा, जैसे गाय की रक्षा जुड़ी है इसमें, पशु बलि, जीव हत्या, मांस भक्षण, शराब, इन सब का विरोध किया जा रहा है। तो ताना भगत के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ झारखंड में, और कहते हैं ताना भगत जनजाति का नाम था, उसके नेता का नाम था जतरा भगत। इनके द्वारा आंदोलन शुरू हुआ और आप समझ सकते हैं ये आंदोलन बड़ा लोकप्रिय होने लगा। जब लोग तो अंग्रेज इससे डर गए, पर अंग्रेज इसको समझ नहीं पाए। ये तो सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए था, पर अंग्रेजों को लगा कि हमारे लिए खतरा में आ रहा है, इसलिए अंग्रेजों ने 1914 में देखिएगा 14 में जतरा भगत को गिरफ्तार, देखिए जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद 1.5 साल की सजा, 1.5 वर्ष की सजा, उनको 1.5 वर्ष की सजा दे दी। कहते हैं सजा से निकलने के बाद, सजा से मुक्त होने के बाद, कुछ मुक्त होने के बाद कुछ ही समय में मृत्यु, कुछ ही समय में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं ये अंग्रेज समझ ही नहीं पाए, गिरफ्तार कर लिए इनको, 1.5 साल की सजा दे दी गई, 1.5 साल जेल में रहे, और जैसे निकलने के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये देख लीजिए कि यही आंदोलन कहलाएगा ताना भगत आंदोलन, जो कि पूछिए तो मसीही आंदोलन किसका पार्ट था, ताना भगत का। मसीही आंदोलन में पशु बलि, जीव हत्या, मांस भक्षण सबका विरोध था। गौरक्षणी सभा किससे जुड़ी हुई थी भाई, तो हमने देख लिया ताना भगत आंदोलन में। अब ये ताना भगत जो लोग थे, देखिएगा आगे चल के अगर हम लोग देखें तो इन्होंने ताना भगत के लोगों ने, अगर इसको थोड़ा सा और आगे देख ले तो ये गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन 1-2 बातें में और पढ़ना है, समझना। वो क्या है कि 1922 में देखिएगा 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, ये थोड़ा सात्विक टाइप के लोग थे कि असहयोग आंदोलन का समर्थन, असहयोग आंदोलन में जुड़े। जब आंदोलन में जुड़ गए तो आगे तो देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। देखिए 1923 में देखिए गया में अधिवेशन होगा, चित्तरंजन दास जी उसके अध्यक्ष जब रहे, गया में अधिवेशन, गया में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। देखिए कि भाई गया, अब आप जानते हैं कहीं कहीं बिहार के पास में है, इनके यहाँ नज़दीक था, इसलिए गया में कांग्रेस अधिवेशन में ताना भगत के कुछ लोग गए, शामिल हुए अधिवेशन में ताना भगत लोग शामिल। ताना भगत का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, ये पूरी जनजाति है के लोग शामिल हुए अधिवेशन में। और कहते हैं कि 1940 में, सोचिए 1940 में ताना भगतों ने, ताना भगत के लोगों ने, ताना भगतों ने गांधी जी को, असहयोग पहले गांधी जी को 400 रुपए की थैली, उस समय 400 रुपए की थैली भेंट दी। वे हम आपके आंदोलन में आपके साथ है, प्रतीक के रूप में भेंट दी। ये ध्यान रखिए। तो ताना भगत आंदोलन में तो ये आंदोलन तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमको पता है कि ताना भगत आगे चलकर वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते रहे। ये लोग महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन में साथ दे रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, महात्मा गांधी जी को प्रतीक के रूप में 400 रुपये की थैली भेंट देकर अपने सहयोग को समर्पित कर दिखा रहे हैं। कहते हैं इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1948 में, देखिए स्वतंत्रता के बाद 1948 में
ताना भगत, इनका जो क्षेत्र था वहाँ पर ताना भगत, क्योंकि ये राष्ट्र में जुड़े हुए थे। ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर, रैयत एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर, आपका लैंड रेस्टोरेंट एक्ट, लैंड रेस्टोरेंट एक्ट, रिस्टोरेशन एक्ट पास। इनमें इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए, यानी एक एक्ट पास किया गया जिस एक्ट को हम लोग कहते हैं ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेंट एक्ट पास हुआ। तो वो ताना भगत से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं आपको यहाँ तक लेके गया। अब मैं डायरेक्ट ये बताता हूँ, बीच के क्रम में तो आपको समझ ही नहीं आता। इसके लिए किस तरह से कांग्रेस आंदोलन से जुड़े, महात्मा गांधी जी से जुड़े, इसलिए स्वतंत्रता के बाद इनके अधिकारों को लेकर एक इनके क्षेत्र में एक अलग से एक्ट आया जहाँ पर इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो ये ताना भगत आंदोलन का ही पार्ट था। तो हम लोगों ने ताना भगत आंदोलन देखा। तो आज हम लोग देखिए बेसिक यहीं तक ही भी देखते हैं। वैसे तो है बहुत बड़ा टॉपिक, कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखिए हम लोगों ने आज तक का जो वीडियो देखा उसमें आपका जो मेनली उद्देश्य होना चाहिए, एक नहीं 10 बार मैप बनाइए, 10 बार नाम लिखिए हाथ से, अपने मैपिंग करिए, एक क्रम से प्रयास करिए लिखने का, ताकि उससे आपको एक आइडिया बना रहे कौन किस क्रम से है। उन सबसे कम से कम आपको कभी कोई सवाल आएगा। देखिए पूरे जनजातीय आंदोलन में बता दे रहा हूँ, सवाल को देखिए 3 तरह के सवाल है। पहला सवाल कि आंदोलन किस राज्य में है, दूसरा इस आंदोलन के नेता कौन है, तीसरा कभी कभी आंदोलन के सामने डेट दे देता है, इसलिए महत्वपूर्ण आंदोलन की डेट हमको पता होनी चाहिए। ताना भगत 1914 हमने देखा, संथाल 1855-56, मुंडा 95 से 1901, ये एकदम दिमाग में होना चाहिए। कोल 1831 से लेकर 47। तो वो बड़े बड़े आंदोलन हैं, वो नाम कभी मिस नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये मैंने अभी आगे भी हम लोग देखेंगे। तो ये डेट वाला भी सवाल का कल्चर है, यानी कि लेकिन वो डेट पूछेगा तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन की, ये नहीं कि हल्का फुल्का पूछ लेगा, कोई छोटा बहुत नहीं पूछेगा। मतलब जो फेमस आंदोलन होगा जिन पे हम लोग 2-4 लाइनें और जानेंगे। यानी कि फर्स्ट आपका स्टेट, दूसरा नेता नेतृत्वकर्ता, थर्ड उनका डेट, और फोर्थ कोई खास विशेषता, जैसे मैंने क्या कहा, उलगुलान या महा आंदोलन, हुल आंदोलन, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी मतलब आ जाएगा जो कुछ थोड़ा सा अलग रहे, किसमें मार्शल लॉ लगाया गया, किसमें इनाम घोषित किया गया, ऐसा कुछ नया जो आपको लगे कि थोड़ा सा अलग है। जहां पे किस आंदोलन को मसीही आंदोलन, किस आंदोलन में मसीही आंदोलन गौरक्षणी आंदोलन शामिल था, मसीही गौरक्षणी किसमें, ताना भगत। तो आप समझिए कुछ बहुत स्पेशल विशेषता। जब ऐसे ढंग से पढ़ेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। यही 4 तरह के सवाल इन पे बनते हैं, इन पर आप एकदम मेहनत करिए। तो पहला मैप बनाएंगे और तो उसमें लिखेंगे तो आपको स्टेट क्लियर होगा। मैप बनाएंगे, क्रम से लिखेंगे तो डेट पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा। और उसके बाद जो बड़े बड़े आंदोलन हैं, सबके नहीं, बड़े बड़े आंदोलन के नेता, जैसे संथाल आंदोलन सिद्धू कान्हू, मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा, कोल आंदोलन बुद्धो भगत, ध्यान रखिएगा ये बड़े बड़े नाम पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आंदोलन रहेंगे और बड़े बड़े नेताओं के नाम। हम लोग अहोम आंदोलन गोमधर कुंवर, खासी आंदोलन तीरथ सिंह, ध्यान रखिए ये सारे आंदोलन जब आएंगे आपको तो बड़े बड़े आंदोलन में हम लोगों के बड़े बड़े नाम जो रहेंगे वो हम लोग उन नामों को पढ़ेंगे तो आगे हमारे सारे सवाल सही हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य अब यही रहना चाहिए। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के बाद पूरा भी हमारे पास भील आंदोलन है, रामोसी आंदोलन है, फिर पूरा आंध्रा है, तमिल, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ आंदोलन है। तो हम लोग उसको कंप्लीट करें, यानी कि 2 वीडियो में हम लोग जनजातीय आंदोलन को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आज ज़्यादा करा देता तो उसमें आप फिर वही होता कि आगे पढ़ते, इसलिए आज आप वीडियो में ये तो पढ़िए जो मैंने पढ़ाया आज, लेकिन इनके अलावा बार बार मैपिंग, बार बार डेट। अब आप अभी तक के जितने आंदोलन हुए हैं उनकी मैपिंग, एक ग्राफ बनाइए, आंदोलन का नाम, आंदोलन का क्षेत्र, आंदोलन का नेता, आंदोलन का जिला, वो आंदोलन, उसके आंदोलन की का डेट, उसके आंदोलन कोई विशेषता एक साथ लिखिएगा तो थोड़ा उससे आपको फिर एक बार आइडिया मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य बच्चे आंदोलन को कवर करेंगे, फिर इसके बाद हमारा मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन होंगे, तब जाके हमारा सेक्शन कंप्लीट होगा। धन्यवाद।